जी, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मौजू है हॉकी। तो हॉकी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कवर करेंगे हॉकी की शॉर्ट हिस्ट्री को, जो फील्ड है हॉकी उसकी पैमाइशें क्या हैं उसको, और जो मुख्तलिफ़ खेलने के कवानीन हैं, डिफरेंट रूल्स वो, और जो मुख्तलिफ़ जो इस्तिलाहात हैं हॉकी के खेल में इस्तेमाल की जाती है उनको, और जो हॉकी के मेजर कॉम्पिटिशन्स हैं वो कौन-कौन से हैं। तो इन चीज़ों को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम हॉकी की हिस्ट्री की तरफ। हॉकी का जो खेल है वो कदीम जो तहज़ीबें हैं उनका खेल तस्वर किया जाता है। हॉकी की जो जड़ें हैं वो ज़माना कदीम से मिलती हैं। अगर तारीख़ी रिकॉर्ड और है कि ये खेल मिस्र में आज से 4000 साल कबल जो है वो खेला जाता था, और एथोपिया में भी ये 1000 साल कबल मसीह जो ये खेल खेला जाता रहा है। इसी तरह की जो मिलती-जुलती खेलें हैं वो ईरान में आज से 2000 साल कबल मसीह खेली जाती रही हैं, और बहुत सारे म्यूज़ियम जो हैं वो ये शवाहद पेश करते हैं। जी, बहुत सारे म्यूज़ियम ये शवाहद पेश करते हैं कि ये जो खेल है वो रोमन लोगों, यूनानी लोगों में भी काफ़ी मकबूल रहा है। तो अरब, यूनानी, फ़ारसी, पर्शियन जिसे आजकल ईरान कहा जाता है, और रोमन जो कॉम्स हैं उनमें ये खेल इसी तरह से मिलती-जुलती खेलें जो कि एक छड़ी के साथ खेली जाती थी, स्टिक के साथ बॉल को हिट किया जाता था उसमें, या कोई और ऑब्जेक्ट को स्टिक के साथ खेला जाता था। तो इस तरह की जो गेम्स हैं इससे मिलती-जुलती गेम वो ज़माना क़ब्ल मसीह में भी खेली जाती रही हैं। जो आज के दौर में जो मौजूदा हॉकी है इसकी जो इब्तिदा है वो इंग्लैंड से हुई 18वीं सदी में, और इस खेल की मकबूलियत में बहुत सारे जो स्कूल लेवल के क्लब थे उन्होंने अपना, और स्कूल की जो टीम्स थी बहुत सारे जो उस दौर में मशहूर ज़माना स्कूल थे जिनमें एक स्कूल एटन के नाम से था, तो उसने अपना जो हिस्सा है वो डाला है, और इस खेल को फ़रोग़ देने में, इसको प्रमोशन करने में उनका जो किरदार है वो एक वाज़ेह रहा है। तो हॉकी की जो पहली एसोसिएशन है वो पहली मर्तबा जो बनाई गई इंग्लैंड में यूके 1876 में, और उसी वक़्त इसके जो सबसे पहले कवानीन थे हॉकी के वो भी 1876 में ही तश्कील दिए गए। जबकि ये जो रीजनल एसोसिएशन थी 1876 में जो बनाई गई, ये सिर्फ़ 6 साल तक अपने आप को कायम रख सकी। उसके बाद इस एसोसिएशन को फिर असर-ए-नौ तश्कील दिया गया, और उसमें 9 जो बानी मेंबरान थे वो शामिल थे। 1886 में जो इस तंज़ीम को दोबारा से तश्कील दिया गया। तो ये जो गेम है हॉकी बेसिकली अब जो वक़्त की जिद्दत के साथ-साथ ये एस्ट्रोटर्फ के ऊपर आ गई है। स्टार्ट में ये जो गेम थी वो खुले मैदान में घास वाला जो मैदान होता था उसी में खेली जाती थी। तो अब इसके मुख्तलिफ हॉकी के वेरिएंट भी हैं, आइस हॉकी भी है, और जो आम तौर पर फील्ड हॉकी जिसे कहा जाता है वो है। तो इस वजह से जो टर्फ हैं यानी कि जो खेलने का एरिया है उसकी उसमें जिद्दत आ गई है। तो ग्रास, पहले तो ग्रास था, अब भी हमारे यहाँ मकामी तौर पर ज़्यादा के हैं वो ग्रास पर ही खेला जाता है। तो एस्ट्रोटर्फ चूँकि वो कॉस्टली होता है और हर तहसील लेवल के ऊपर भी अगर कहें तो मौजूद पाकिस्तान में नहीं है। तो ये जो गेम है वो ग्रास के ऊपर बेसिकली तो खेली जाती है। उसके बाद वाटर टर्फ या उसको आर्टिफिशियल टर्फ और सिंथेटिक फील्ड जो है एज़ वेल एज़ एन इंडोर बॉर्डर्ड सरफेस जो है वो इस्तेमाल इसमें की जाती है। तो फील्ड हॉकी जो है उसका आगाज़ 2 तरह की हॉकी सबसे पहले तो समझ लीजिए। एक तो फील्ड हॉकी है, ये जो आम जिसमें जो पाकिस्तान का कौमी खेल है इसको फील्ड हॉकी कहा जाता है। एक आइस हॉकी खेली जाती है, तो उसका जो नीचे फ्लोर होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है और फिसलन होता है, और खिलाड़ी उसके ऊपर मूव कर रहे होते हैं और ऐसे लग रहा है जैसे वो फिसल रहे होते हैं, और उसको आइस हॉकी कहा जाता है। तो फील्ड हॉकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट ओलंपिक गेम एज मेन कंपटीशन एट 1908 की जो ओलंपिक गेम थी लंदन में हुई थी, तो उसमें पहली मर्तबा जो हॉकी को इंट्रोड्यूस्ड करवाया गया ओलंपिक खेलों में। जो गवर्निंग बॉडी है हॉकी की, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी FIH के नाम से है। तो ये पहली मर्तबा जब बनाई गई यानी कि एक तो वो रीजनल एसोसिएशन थी,
उसके बाद फिर गवर्निंग बॉडी, क्योंकि जब मकबूलियत हुई पूरी दुनिया में, तो उस वक्त जो इसकी गवर्निंग बॉडी तश्कील दी गई 7 जनवरी 1924 को पेरिस में बाय पॉल लैटी बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट। उसने पॉल लैटी ने इस जो एसोसिएशन था उसको तश्कील दिया और वही इस गेम का, इस FIH का जो पहला सदर भी वही नामजद हुआ। हॉकी नेशनल गेम है, आपको पता है पाकिस्तान की। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डिक्लाइन जो आया है ना सिर्फ हॉकी में बल्कि हर गेम का ही। हम अगर एथलेटिक्स की हिस्ट्री देखें, हम हॉकी की हिस्ट्री देखें, हम स्क्वाश की हिस्ट्री देखें, तो एक दौर था जब हम पीक लेवल के ऊपर समझे जाते थे, या पीक लेवल पे चले नहीं भी तो हमारा एक नाम था खेलों में। लेकिन 1992 तो 94-96 के बाद, यानी कि 2000 से पहले पहले पाकिस्तान में जितना भी खेलों को रूज था वो 2000 के बाद 20वीं सदी का जैसे ही आगाज हुआ तो पाकिस्तान खेलों में बहुत पीछे चला गया। तो किसी दौर में हॉकी में पाकिस्तान जो था चैंपियन था, इसी बुनियाद के ऊपर जो हॉकी थी उसको नेशनल गेम भी करार दिया गया। तो अब हॉकी के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, हालांकि वो हमारी नेशनल गेम है। उसकी बजाय जो क्रिकेट है, चूंकि उसमें ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, पैसा तो जारी बात है, आप जिस भी गेम को प्रमोट करेंगे उससे पैसा तो आपको मिल सकता है, लेकिन पहली बात है कि जब तक आप उसको प्रमोट ही नहीं करेंगे तो तब तक पैसा, अगर हम कहें जी हॉकी महंगा खेल है तो ऐसी बात भी नहीं है, क्रिकेट भी तो महंगा खेल है। आपको पता है अगर जो हार्ड बॉल है, लेदर बॉल जिसे कहा जाता है, तो अगर उसकी जो बॉल है वो भी 700-800 रुपए की आती है, तो मिनिमम यानी कि इतने में आती है। तो वैसे तो 1000, 1500, 2000 तक उसकी बाल आती। तो इसी तरह जो हॉकी है उसमें अगर हॉकी कॉस्टली है तो, लेकिन वो तरजीहात का फ़र्क है, क्योंकि किसी भी इलाके में गेम वही प्रमोट होती है जिसको अवाम की पजीराई हासिल होगी। अवाम को पजीराई हॉकी को हासिल थी, लेकिन हमारे मीडिया ने कभी भी लोकल लेवल के ऊपर अगर हॉकी के टूर्नामेंट ना ही इनकाद हुआ और ना ही उसको दिखाया जाता है। तो क्रिकेट को हम फ़रोग देते हैं, वो खैर एक अलहदा से इशू है। तो पाकिस्तान ने जो अपना पहला हॉकी का मैच जो था, अब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान ने अपना जो पहला मैच, इसका मतलब कि जो सबसे पहला खेलों में तरजीह दी गई थी उस वक्त में, तो हॉकी को ही तरजीह दी गई थी। पाकिस्तान ने अपना पहला मैच जो 14वीं ओलंपिक गेम थी 1948 में लंदन में हुई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान ने अपना पहला मैच खेला था और डायरेक्टली ओलंपिक का मैच था। पाकिस्तान का इंटरनेशनल मैच डायरेक्टली ओलंपिक का मैच था, और जिसमें पाकिस्तान ने बेल्जियम के साथ मैच खेला और बेल्जियम को 2-1 से, यानी कि पाकिस्तान ने 2 गोल किए और बेल्जियम का सिर्फ 1 गोल था, और 2-1 से शिकस्त दी। और जो अली इक़्तिदार दारा थे वो पाकिस्तान के पहले हॉकी टीम के कप्तान थे। इसी तरह हॉकी में पाकिस्तान ने बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं। ना सिर्फ हॉकी में, अगर स्क्वाश देखें तो उसमें भी फैमिली जो छाई रही, जहांगीर खान, हाशिम खान, तो इसी तरह हॉकी में अली इक़्तिदार दारा का दौर था। उसके बाद फिर समीउल्लाह खान, पाकिस्तान के जो फार्मर रह चुके हैं, साहब हॉकी के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के बहावलपुर से उनका ताल्लुक था। तो उनको जो उनकी बर्क रफ्तारी की वजह से जो उनको खिताब दिया गया था, टाइटल दिया गया था, वो फ्लाइंग हॉर्स जो दिया था कि उड़ता हुआ घोड़ा, यानी कि उनकी रफ्तार इतनी थी कि जब बाल उनके कब्जे में आता और हॉकी के साथ वो ड्रिबलिंग करते हुए बाल को इतनी स्पीड के साथ मूव करते थे कि जैसे वो यानी कि कोई भी और दूसरा खिलाड़ी, उनको एक दफ़ा जब उनके कब्जे में बाल आता तो दूसरा खिलाड़ी पीछे से अगर भाग के उनके साथ मिल नहीं सकता था। तो इसी बुनियाद के ऊपर उनको फ्लाइंग हॉर्स का जो टाइटल था उससे नवाजा गया था। तो फार्मर कैप्टन हमारे सुहेल अब्बास, अगर आप 2001 से 2007-8 के दरमियान अगर आप हॉकी देखते रहे हैं तो आप इस नाम को बड़े अच्छे से जानते होंगे। तो सुहेल अब्बास इस वक्त भी अगर देखा जाए तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल ऊपर के। उसने 348 गोल जो है उस अकेले बंदे के बिहाफ के ऊपर हैं जो उसने इंटरनेशनल फील्ड हॉकी में जो किए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज अगर वो बंदा जो है वो अपने इलाज के लिए तरस रहा है कि उसका जो इलाज है करवा दिया जाए, और रोजगार के लिए वो बेफिक्र है। तो ये हमने अपने यानी कि सिर्फ क्रिकेट को पजीराई दी, और जो हमारी दूसरी नेशनल गेम थी तो उसमें हमने अपने बहुत सारे जो अनमोल हीरे थे उनको खोया है।
तो पाकिस्तान जो सुहेल अब्बास है इसको पेनल्टी कार्नर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता था, कि पेनल्टी कार्नर अगर मिल जाता था तो इस बंदे ने जो भी पेनल्टी कार्नर लगाता था तो उसमें 90% चांस यही होते थे कि ये गोल होगा। तो इसी तरह जो यानी कि पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ है, आप अगर कोई चंद बंदे अपनी मर्जी से खेल यानी कि कर भी रहे हैं, हॉकी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कोई भी बंदा जब गेम को प्रमोट करेगा विलिंगली, तो वो अपनी पॉकेट से तो नहीं, वो अपनी जो मेहनत है वो तो दे सकता है। पेमेंट तो जाहिर बात है कम से कम स्टेट को चाहिए कि वो दे। और इस वक्त जो हमारे हॉकी के हालात हैं कि बहुत सारे पाकिस्तान के फार्मर जो प्लेयर हैं वो हॉकी को प्रमोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी तरजीहात जो PSL है या क्रिकेट है, इसके अलावा आप और कोई भी गेम देख लें, ना आज हमारा एथलेटिक्स में कोई नाम रहा है, ना आज हमारा रेसलिंग में कोई नाम रहा है। अगर कोई बंदा जाता है तो अपने बिहाफ के ऊपर ओलंपिक में क्वालिफाई करता है। उसकी सीधी सीधी सी मिसालें हैं पाकिस्तान में, आपके सामने है। तलहा लड़का है, नू बट है, नू दस्तगीर बट, हमारा जो नदीम अरशद है। तो ये सारे लोग ऐसे हैं जो पहले अपने बिहाफ के ऊपर जो कंपटीशन में जब रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, कोई परफॉर्मेंस दे देते हैं, तो तब फिर गवर्नमेंट उठाती है। तो हम स्पोर्ट्स में शुरू से जो है उसको तरजीह नहीं देते। और ये जो टैलेंट हमारे पास आता है वो भी नेचुरल टैलेंट होता है, पॉलिश किया हुआ टैलेंट। अगर यही हम स्टार्ट से दूसरी खेलों की तरफ भी तवज्जो दें, तो आप देखेंगे क्रिकेट में कितने बच्चे आते हैं और उनमें से कोई एक दो जो है वो आगे निकल पाते हैं, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट इतनी करना पड़ता है। तो यही अगर दूसरी गेमों को भी तरजीह दी जाए तो हर गेम में जो हम अपने खिलाड़ी पैदा कर सकते हैं। तो उसके बाद है जी पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का ये इंटरनेशनल नेशनल खेल भी रहा है, कौमी खेल रहा है। तो पाकिस्तान ने जो हॉकी के मैदान में सबसे कामयाब टीम तस्वर की जाती है आज भी, वर्ल्ड कप की जो हिस्ट्री है, हॉकी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री, तो पाकिस्तान अभी तक 4 वर्ल्ड कप कंसेक्टिवली जीत चुका है। यानी कि 1971, 1978, 1982 और 1994 के जो वर्ल्ड कप हैं वो पाकिस्तान ने हॉकी में जिसमें गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। उसके बाद अगर फिर देखें तो 1994 जैसे मैंने आपको बताया पहले कि ये 2000 से पहले पहले पाकिस्तान में खेलों का अरूज था। और उसके बाद पाकिस्तान ने कोई ओलंपिक्स में तो 1992 के बाद पाकिस्तान कोई मेडल नहीं जीत सका। यानी कि 30 साल का जो अरसा है वो हो चुका है कि हम कोई भी जो मैच है वो नहीं जीत पाए, कोई भी मेडल हम नहीं जीत पाए। तो पाकिस्तान ने जो 4 हैं वो टाइटल जीते हैं उसके ओलंपिक में, सॉरी वर्ल्ड कप के जो टाइटल हैं वो 4 पाकिस्तान ने जीते हुए हैं। इसी तरह अगर एशियन गेम में देखा जाए तो भी पाकिस्तान जो है वो 8 गोल्ड मेडल के साथ जो है वो पहली यानी कि 8 गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने उसमें जीते हुए हैं। यानी कि 1998, 62, 1970, 74, 78, 82 और 1990 और फिर 2010 में यानी कि एशियन गेम जो होती हैं उसमें पाकिस्तान ये टाइटल गोल्ड मेडल जीत चुका है। उसके अलावा पाकिस्तान सिर्फ वाहद एशियन टीम है जिसने चैंपियन ट्रॉफी जो है वो 3 मरतबा जीती है, और किसी भी एशियाई ममालिक की किसी भी टीम को ये एजाज़ हासिल नहीं है। पाकिस्तान ने 3 दफ़ा चैंपियन ट्रॉफी जीती है हॉकी की, 1978 में, 1980 और 1994 में। तो अगर ओवरऑल देखा जाए इंटरनेशनल इवेंट में या ऑफिशियल जो टाइटल्स हैं, पाकिस्तान 29 ऑफिशियल टाइटल जो है वो प्रोफेशनल और ग्रास रूट लेवल के जो जीत चुका है, जिसमें 3 पाकिस्तान के ओलंपिक में गोल्ड मेडल हैं। टोटल पाकिस्तान के पास 10 मेडल है ओलंपिक के, जिनमें से 3 गोल्ड 10 टोटल हैं। उसी में गोल्ड भी हैं, उसी में सिल्वर भी हैं और दूसरे भी हैं। तो जो गोल्ड हैं वो सिर्फ हॉकी के हैं। 3 गोल्ड मेडल हैं पाकिस्तान के पास हॉकी के इन ओलंपिक फील्ड हॉकी टूर्नामेंट इन रोम 1960 और मैक्सिको से 1968 और लॉस एंजल्स में जो पाकिस्तान ने ये जो ओलंपिक है वो जीती हैं। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं हॉकी के जो रूल्स की तरफ अगर चलते हैं, तो पाकिस्तान जो स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? सर शो हो रही है।
जी, हॉकी की जो पैमाइशें हैं, हॉकी फील्ड की डायमेंशन है, वो उसकी तरफ चलते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर जो हॉकी का खाका है वो नज़र आ रहा होगा। हॉकी का जो ग्राउंड है वो मुस्ततील शक्ल का होता है, जिसको 4 बराबर हिस्सों में, या विचार उसको ना कहें, 2 बराबर हिस्सों में फर्दर तकसीम किया जाता है और फिर हर हिस्से को मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो हॉकी का ग्राउंड जो है वो मुस्ततील शक्ल का होता है। इसकी जो लाइनें हैं जितनी भी, ये तमाम लाइनें 7.5 सेंटीमीटर या 3 इंच भी उसको कहा जा सकता है, 3 इंच चौड़ाई तमाम लाइनों की होती है। और ये लाइनें मैदान का हिस्सा तस्वर की जाते हैं। इनके जो पैमाइशें हैं वो इस लाइन का जो बैरूनी किनारा, बाहर वाला किनारा, वहां से की जाती है। तो अगर लाइन के ऊपर आप खिलाड़ी बाल लेकर दौड़ रहा है तो इसका मतलब वो बाल खेल के अंदर तस्वर की जाती है। खिलाड़ी बाहर हो सकता है लेकिन बाल लाइन के ऊपर होना जरूरी है। अगर बाल लाइन को बाहर चली जाती है तो इसका मतलब वो खेल से बाहर है। तो ग्राउंड जो है आपको नजर आ रहा होगा। इसकी पैमाइशें 2 तरह से हैं, एक तो मीटर्स में याद की जाती है और दूसरी गज में। गज में बिल्कुल सिंपल सिंपल सी है, लेकिन हम दोनों ही करेंगे क्योंकि पेपर में मीटर में भी पूछी जा सकती है और गज, जो गज है उसमें भी पूछी जा सकती है। तो मीटर में यहाँ से ग्राउंड का चूंकि आगाज हो रहा है, एरो नजर आ रहा है आपको? सर एरो शो नहीं हो रहा। जी, सर अभी शो अब यहाँ तो हो से, रहा है। जी यहाँ से आपको जो ग्राउंड है उसका आगाज होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अगर ओवरऑल इसकी जो लेंथ देखें तो 91.40 मीटर। अगर इसको गजों में हम पैमाइश करेंगे तो ये 100 गज आपको नजर आ रहा होगा। नीचे वाली साइड के ऊपर लिखा है 91.40 मीटर, ऊपर वाली साइड के ऊपर। तो इस किनारे से लेकर यानी कि बैरूनी जो लाइनों के बैरूनी किनारे हैं वहां तक इसकी जो टोटल लंबाई है वो 91.40 मीटर, और जो इसकी चौड़ाई है वो 55 मीटर, या इसको अगर गज में देखेंगे तो वो 60 गज भी कहा जाता है। तो ग्राउंड की जो चौड़ाई वो 55 मीटर या 60 गज, और लंबाई के रुख वाली जो लाइनें हैं, लंबाई के रुख वाली लाइनें कौन सी हैं? ये वाली। इन लाइंस को क्या कहा जाता है? साइड लाइन कहा जाता है। और जो चौड़ाई के रुख वाली लाइनें हैं इनको बैक लाइन कहा जाता है। जिस तरह फुटबॉल में ये चौड़ाई के रुख वाली लाइन थी उसको गोल लाइन कहा जाता था, और जो लंबाई के रुख वाली लाइन थी उसको टच लाइन कहा जाता था। लेकिन हॉकी में जो लंबाई के रुख वाली लाइनें हैं, एक मिनट सॉरी, हॉकी में जो लंबाई के रुख वाली लाइनें हैं उनको साइड लाइन, और जो हॉकी में चौड़ाई के रुख वाली लाइनें हैं उनको बैक लाइन तस्वर किया जाता है। इसमें भी गोल लाइन होती है, उसको वो कौन सी होगी? जो गोल पोस्ट आपको नजर आ रहा है, गोल पोस्ट के दरमियान वाली जो लाइन है इसको कहा जाएगा गोल लाइन, यानी कि 2 गोल पोस्टों के दरमियान में जो लाइन है उसको गोल लाइन कहा जाता है। बाकी अदरवाइज बाकी जो लाइन है चौड़ाई के रुख वाली उसको बैक लाइन कहा जाता है। तो सेंटर लाइन जो है वो ग्राउंड को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, यानी कि 55 मीटर है या 60 गज है तो 30 गज एक तरफ, सॉरी 100 गज है तो 50 गज एक तरफ होगा और 50 गज दूसरी तरफ होगा। तो इस तरह ग्राउंड को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इस सेंटर लाइन से, हर सेंटर लाइन से फिर दोनों तरफ, ये सेंटर लाइन है तो इससे दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ 22.90 या उसको 23 गज का, 23 मीटर भी कहा जाता है या 25 गज का एरिया भी कहा जाता है। तो दोनों तरफ 22.90 मीटर और 22.90 मीटर के फासले के ऊपर इसी लाइन के पैरेलल बिल्कुल मतवाजी लाइन लगाई जाती है जो कि दोनों साइड लाइन को आपस में जाकर मिलती है। तो इस तरह ग्राउंड के टोटल जो है वो 4 हाफ हो जाते हैं। ये देखिए पहला हाफ है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये 4। तो 4 क्वार्टर के ऊपर ये ग्राउंड जो है वो इस तरह बन जाता है। तो इसकी पैमाई याद रखिएगा, जो एक एरिया है वो 22.90 मीटर, तो उसको चूंकि राउंड ऑफ किया जाता है तो उसको 23 मीटर एरिया भी कहा जाता है। और अगर आप गज में इसकी, यार्ड्स में इसकी पैमाइश कर रहे हैं तो फिर 25 यार्ड का ये एक जो है वो हिस्सा होगा। तो 4 हिस्से हैं, 25 25 25 25। तो इस तरह ओवरऑल जो उसकी पैमाइश है वो 100 गज बनती है। और 22.90 22.90 22.90 22.90 और 22.90। तो इस तरह ये 91.40 मीटर की जो है वो जो टोटल है वो लंबाई बनती है। तो जो चौड़ाई है ग्राउंड की
मीटर या उसको 60 गज कहा जाता है। तो गोल लाइन कौन सी है आपको बताया, गोल पोस्ट लगाए जाते हैं। गोल पोस्ट कहाँ पर लगाए जाते हैं, बिल्कुल जो आपकी बैक लाइन है उसका मरकज लिया जाता है। इस मरकज से 1.83 मीटर 1.83 मीटर जो है वो दोनों तरफ जाया जाता है, और इस तरह ये टोटल जो बनता है 3.66 मीटर, या अगर उसको गज में हम करेंगे तो 4 मीटर के जो, यानी कि ये सेंटर है तो इससे 1.83 मीटर इस तरफ और इससे 1.83 मीटर इस तरफ। तो ये दोनों जो एरिया है गोल पोस्ट चूंकि मूवेबल होते हैं, पीछे रखे होते हैं, इनको उठा के उस लाइन के ऊपर, ये जो 15 सेंटीमीटर है जी, किसकी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा काइंडली। जी हो गए ज्वाइन। तो गोल पोस्ट का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो गोल पोस्ट कहाँ पर, ये जो आपकी बैक लाइन है उसका मरकज पहले देखा जाएगा। 55 मीटर है तो जारी बात है, या 60 गज है तो 30 गज जहाँ पर बनेगा इस कोने से 30 गज ये उसका मरकज होगा। इससे 2 गज इस तरफ और 2 गज ये दूसरी तरफ इस सेंटर से, या अगर उसको आप मीटर में कर रहे हैं तो 1.83 मीटर इस तरफ और 1.83 मीटर इस तरफ। ये 15 सेंटीमीटर लंबी लाइनें ग्राउंड के बाहर की जानब लगा दी जाती हैं, और इन्हीं लाइनों के ऊपर फिर आके गोल पोस्ट जो है रखे जाते हैं। चूंकि ये गोल पोस्ट मूवेबल होता है, बाद का फिक्स भी हो सकता है, लेकिन अमूमी तौर पर जो हकीकी गोल पोस्ट है वो मूवेबल होते हैं। तो ये लाइनें मार्क कर दी जाती हैं ताकि जो गोल पोस्ट है वो इन्हीं लाइनों के ऊपर रखे जाए। तो ये जो एरिया है 3.66 मीटर का बन जाता है, या अगर आप इसको गज में करेंगे तो ये 4 गज का बन जाएगा, और इसकी जो हाइट है वो 2.14 मीटर होती है, यानी कि जो ऊपर क्रॉस बार लगी है वो 2.14 मीटर की हाइट के ऊपर होती है। तो 2.14 मीटर की हाइट इसकी जो बुलंदी की तरफ, और जो दरमियानी फासला है वो 4 गज या 3.66 मीटर होता है। तो इस तरह ये गोल पोस्ट लगाया जाता है। इस गोल पोस्ट का वही जो मरकज था उससे ग्राउंड के अंदर की जानब 6.40 मीटर के फासले के ऊपर आपको ये नजर आ रहा होगा पेनल्टी स्पॉट लगाया जाता है, या इसको 6.40 भी कह सकते हैं, या आप इसको 7 गज भी कह सकते हैं। तो 7 गज के फासले के ऊपर ये पेनल्टी स्पॉट का जो निशान है वो लगाया जाता है। जब भी कोई खिलाड़ी ऐसा यकीनी शूटिंग सर्कल के अंदर से कोई ऐसा फाउल कर देता है जिससे यकीनी गोल का मौका था और ज़ाया हो जाए, तो उस सूरत में पेनल्टी स्पॉट दिया जाता है। तो पेनल्टी स्पॉट यहाँ पर रख के बाल को लगाया जाता है और उसमें पेनल्टी हिट लगाई जाती है। तो उसमें क्या है, आपका सिर्फ जो गोलकीपर है वो रोक रहा होता है, जो दूसरा पेनल्टी कॉर्नर है वो बाद में आगे हम डिस्कस करते हैं। तो ये 4 हिस्सों में ग्राउंड चूंकि तकसीम हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये शूटिंग सर्कल है। ये शूटिंग सर्कल कैसे लगाया जाएगा, यहाँ से लेकर हर गोल पोस्ट से लेकर मैदान के अंदर की जानब, मैदान का अंदर है यहाँ तक, तो मैदान के अंदर की जानब 14.63 मीटर के फासले पर या 16 गज के फासले के ऊपर बिल्कुल गोल पोस्ट के पैरेलल यहाँ पर एक बिल्कुल सीधी सी लाइन बना लगाई जाती है। उस लाइन को बाद में प्रकार या जो भी फीता है आपका उसको हर पोल के ऊपर रख के वहां तक खोल के उसको जो आपकी बैक लाइन है उसके साथ मिला दिया जाता है। तो इस तरह ये डी बनती है, इसको शूटिंग सर्कल कहा जाता है। तो शूटिंग सर्कल है। तो इसके अलावा और कौन कौन सी लाइनें हैं, हर गोल पोस्ट से आपने 5 मीटर के फासले के ऊपर और 10 मीटर के फासले के ऊपर आप बाहर की तरफ जो 30 सेंटीमीटर लंबी लाइनें हैं वो लगाई जाती हैं, ताकि जब पेनल्टी कॉर्नर हो रहा होता है तो एक खिलाड़ी यहाँ पर खड़ा होता है जो पेनल्टी कॉर्नर का आगाज करता है, बाकी आपके तमाम खिलाड़ी शूटिंग सर्कल के बाहर खड़े होते हैं। तो यहाँ से जो हिट है वो इस तरफ की जाती है और यहाँ से फिर पेनल्टी कॉर्नर जो है वो गोल लाइन के अंदर बाल फेंकी गोल पोस्ट के अंदर बाल फेंकी जाती है। अगर गोल लाइन क्रॉस कर जाए तो गोल उसके ऊपर दे दिया जाता है। तो जो हम बात कर रहे थे सुहेल अब्बास की, तो वो इसी चीज का पेनल्टी स्पेशलिस्ट था कि जब भी पाकिस्तान को पेनल्टी मिलती, पेनल्टी कॉर्नर मिलता और अगर सुहेल अब्बास लगा रहा होता तो 90% चांसेस यही होते थे कि ये गोल हो जाएगा। तो ये शूटिंग सर्कल है।
इसके बाहर आपको एक डी नजर आ रही है, इसको डॉटेड सर्कल कहा जाता है। इसका फासला ये भी उसी तरह लगाया जाएगा। ये चूंकि 14.63 मीटर के फासले के ऊपर था, इससे 5 मीटर ये आगे होता है। तो 5 मीटर जब आगे जाएंगे तो इसका मतलब है 19.63 मीटर या 21 गज उसको कहा जाता है। तो 19.63 मीटर के फासले के ऊपर इसी तरह बिल्कुल सीधी लाइन लगाई जाती है, लेकिन ये लाइन डॉटेड होगी, नुक्तादार होगी, बिल्कुल सॉलिड लाइन नहीं होगी बल्कि डॉटेड लाइन होगी। ये सिर्फ इस मकसद के लिए होती है कि दौरान खेल जब इधर से खिलाड़ी लेके आ रहे हैं स्पीड के साथ, तो इस एरिया में जब वो पहुंचते हैं तो उनको आइडिया हो जाए कि आगे शूटिंग सर्कल का जो एरिया है वो शुरू हो रहा है। क्योंकि शूटिंग सर्कल के अंदर जो भी फाउल होगा उसकी जो सजा है वो, अगर तो कोई मेजर फाउल है तो पेनल्टी हिट भी मिल सकती है, अदरवाइज पेनल्टी कॉर्नर तो उसकी सजा है ही। तो अमूमी तौर पर कैरेट इसमें एक टर्म यूज की जाती है कि बाल आप पाँव के ऊपर मारते हैं, तो वो कैरेट यही होता है कि कब दी जाता है। कैरेट के ऊपर पेनल्टी कॉर्नर तभी मिलता है जब शूटिंग सर्कल के अंदर ये टीम है तो इसकी कोशिश होगी मैं बाल को लेकर एक दफा इनके पेनल्टी जो शूटिंग सर्कल है उसके अंदर चला जाऊं, और फिर वो जानबूझकर अपनी मुखालिफ टीम जो है इस टीम के किसी भी खिलाड़ी के पाँव के ऊपर बाल को मारने की कोशिश करते हैं। जैसे वो पाँव के ऊपर बाल लगती है तो क्या हो जाता है कैरेट, तो कैरेट की सजा क्या है, पेनल्टी कॉर्नर। तो फिर टीम के खिलाफ पेनल्टी कॉर्नर दे दिया जाता है। तो ये शूटिंग सर्कल है। डॉटेड सर्कल को आगे हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये डॉटेड सर्कल इसी से 19.63 मीटर के फासले के ऊपर यहाँ पर और यहाँ से 19.63 मीटर के फासले के ऊपर यहाँ पर लगाया जाएगा। ये नुक्तादार है और इसी तरह 19 इसको यहाँ पर फीता रख के उसको घुमाया जाता है, दोनों तरफ इस गोल पोस्ट पर रखेंगे और यहाँ से उसको घुमाएंगे, ये सर्कल बनेगा। और इस गोल पोस्ट रख के जो आपके मेजरमेंट टेप है उसको जब आप घुमाएंगे तो ये डॉटेड सर्कल बनेगा। अब इसमें ये चूंकि सेक्शन है, कुछ हिस्सा मिटा हुआ है और कुछ हिस्सा सॉलिड है, तो कैसे पता चलेगा कि डॉटेड सर्कल कैसे लगाया जाता है। जो हमारा शूटिंग सर्कल है ये 30 सेंट जो सॉलिड लाइन है जो विजिबल है, तो जो मार्क की जाती है वो 30 सेंटीमीटर लंबी होगी। उसके 30 सेंटीमीटर का मतलब है 1 फुट उसकी जो है वो लंबाई होगी। उसके बाद फिर 3 मीटर का गैप होगा, 3 मीटर तक कोई लाइन नहीं होगी, वो वैसे खाली छोड़ दी जाती है। उसके बाद फिर जो अगला है वो ठोस हिस्सा वो 30 सेंटीमीटर होगा, उसके बाद फिर 3 मीटर, फिर 30 सेंटीमीटर, फिर 3 मीटर। तो इस तरह ये पूरा जो सर्कल है वो इसी तरह लगाया जाता है, इसीलिए इसको नुक्तादार सर्कल या डॉटेड सर्कल भी कहा जाता है। तो चारों कोनों के ऊपर फ्लैग लगाए जाते हैं। फ्लैग की जो बुलंदी है वो 1.20 से 1.50 सेंटीमीटर मैक्सिमम हो सकती है, यानी कि 4 फुट से 5 फुट मैक्सिमम उसकी हाइट है वो हो सकती है। और जो झंडी लगाई जाती है, जो फ्लैग लगाया जाता है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई वो 30 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो दोबारा उसको गो थ्रू कर लें कि जो फील्ड है वो आपकी मुस्ततील शक्ल की होगी। जो लाइनें हैं मैंने जो स्पेसिफिक पॉइंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उनको बोल्ड किया हुआ है, आपको स्लाइड में नजर आ रहा होगा कि जो ग्राउंड है वो मुस्ततील शक्ल का होता है। तमाम लाइनों की मोटाई 7.5 सेंटीमीटर या 3 इंच होती है। जो ग्राउंड की लंबाई है वो 91.40 मीटर या 100 गज होती है सॉरी। और जो चौड़ाई है वो 55 मीटर या 60 गज होती है। जो लंबाई के रुख वाली लाइनें हैं उनको साइड लाइन कहा जाता है और जो चौड़ाई के रुख वाली लाइनें हैं उनको बैक लाइन कहा जाता है। जो गोल लाइन है वो बैक लाइन के दरमियान में होती है और बैक लाइन का हिस्सा होती है, और गोल पोस्ट के दरमियान, दोनों पोलों के दरमियान वाली लाइन है उसको गोल लाइन कहा जाता है। और सेंटर लाइन है जो ग्राउंड के बिल्कुल दरमियान में लगाई जाती है, जो ग्राउंड को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम की जाती करती है। तो उसके बाद आगे 23 मीटर वाला एरिया जो आपको बताया है कि हर सेंटर लाइन से दोनों तरफ 22.90 मीटर या 23 मीटर उसको एरिया कहा जाता है, या 25 गज के फासले के ऊपर दोनों तरफ लाइनें लगाई जाती है। और इस तरह जो ग्राउंड है वो 4 क्वार्टर के ऊपर मुश्तमिल होता है, 4 हिस्सों में वो तकसीम होता है। पेनल्टी स्पॉट जो लगाया जाता है 15 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है और ये गोल लाइन से 6.40 मीटर के फासले के ऊपर ग्राउंड के अंदर की जानब जो आपका शूटिंग सर्कल है उसी एरिया के अंदर लगाया जाता है। लाइनें 30 सेंटीमीटर लंबी लगाई जाती हैं बाहर की तरफ और 14.63 मीटर का जो सर्कल बनता है ये उनको साथ जाकर टच करती हैं। इसी तरह 5 मीटर के फासले के ऊपर और 10 मीटर के फासले के ऊपर भी बैक लाइन के ऊपर लाइनें लगाई जाती हैं बाहर 30 सेंटीमीटर लंबी, ताकि जब पेनल्टी कॉर्नर लगाया जा रहा हो तो इन्हीं के ऊपर बाल को रखा जाता है।
इसी तरह 15 सेंटीमीटर लंबी लाइनें लगाई जाती हैं 1.83 मीटर दोनों तरफ। जो सेंटर है आपकी गोल लाइन का, उसके बैक लाइन का सेंटर, उससे दोनों तरफ 1.83 मीटर और एक तरफ और 1.83 मीटर दूसरी तरफ, तो ये टोटल बन जाता है 3.66 मीटर। 15 सेंटीमीटर लंबी लाइनें बाहर लगा दी जाती हैं। इन्हीं लाइनों के ऊपर जो गोल पोस्ट है वो आकर फिक्स नस्ब किया जाता है। शूटिंग सर्कल आपको बता दिया है कि 3.66 मीटर लंबी लाइन आप ग्राउंड के अंदर की जानब लगाएंगे, पैरेलल होगी बैक लाइन के ऊपर, और फिर हर गोल पोस्ट से उसको खोलेंगे जो मेजरमेंट टेप, और उसको उस लाइन को बिल्कुल सर्कल की तरह घुमाते हुए बैक लाइन के साथ टच की जाती है। ब्रोकन सर्कल आपको, डॉटेड सर्कल आपको बता दिया है, फ्लैग पोस्ट आपको बता दिया है, गोल पोस्ट का आपको बता दिया है कि ये मैदान से बाहर वाली साइड पर रखा जाता है और इसका कोई भी हिस्सा गोल आर पोजीशन आउटसाइड द फील्ड ऑफ प्ले एट द सेंटर एंड टचिंग ईच बैक लाइन। जो इसका वो 15 सेंटीमीटर लंबी लाइनें लगाई जाती हैं उनके ऊपर इसका बैक लाइन का जो हिस्सा है उसको टच कर रहा होता है। नो इक्विपमेंट और आइटम, कोई भी साजो सामान, कोई हेलमेट, कोई फेस मास्क, कोई हैंड प्रोटेक्टर, कोई तौलिए, कोई पानी की बोतलें गोल पोस्ट के अंदर नहीं रखी जा सकती। उसके बाद जो गोल पोस्ट का एरिया आपको पहले बता दिया था कि उनका जो फासला होता है दरमियानी वो 3.66 मीटर होता है या 4 गज, और जो उसकी हाइट है वो 2.14 मीटर जो है वो होती है। अब इसमें बोर्ड लगाए जाते हैं गोल पोस्ट में। नीचे वाला जो हिस्सा है वो लकड़ी का बना होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो जाल लगा होता है। तो ये जो लकड़ी का हिस्सा बना होता है ये 2 बोर्ड के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक को साइड बोर्ड कहते हैं और एक को बैक बोर्ड। दोनों की जो ऊंचाई है वो 46 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है ग्राउंड की सतह से, यानी कि जमीन से 46 सेंटीमीटर ये ऊपर तक जो है, यानी कि 46 सेंटीमीटर को अगर हम फुट में करते हैं तो ये 1.5 फुट बनता है, यानी कि 1.5 फुट की बुलंदी तक ये जो नीचे से वो लकड़ी का हिस्सा होता है और उसके ऊपर जो जाली है वो शुरू होती है। तो जो साइड बोर्ड है वो 1.20 मीटर या 4 साइड की तरफ से वो 4 सेंटीमीटर 4 फुट जो है वो होता है और उसकी जो बुलंदी है वो 46 सेंटीमीटर। और जो बैक बोर्ड है जो बिल्कुल अगर हम सीधे खड़े हैं तो जो सामने नजर आ रहा होगा गोल पोस्ट के तो उसको बैक बोर्ड कहा जाता है। अब चूंकि गोल पोस्ट 3.66 मीटर का है तो ये भी 3.66 मीटर ही इसकी लंबाई होगी और इसकी जो हाइट है वो उतनी ही होगी जितनी साइड बोर्ड की थी, तो 46 सेंटीमीटर ही उसकी बुलंदी होगी। इसके ऊपर फिर जो है वो नेट होता है, जाली होती है। तो ये जो बैक बोर्ड है ये डार्क कलर के होते हैं, जो पोल लगे हैं वो तो व्हाइट कलर के होंगे लेकिन ये ब्लैक कलर के या किसी डार्क कलर के होते हैं ताकि वाजे हो सके जाली के साथ उसका जो कलर है वो मैच ना होता हो। जो नेट लगाया जाता है ऊपर उसकी मैक्सिमम मैच साइज जो है वो 45 mm या 4.5 सेंटीमीटर होता है। एक खाने का जो साइज net are secured so as to prevent the ball passing between the net and goal post, crossbar, sideboard and backboard। नीचे तो तख्ते लगे हुए हैं साइड बोर्ड और बैक बोर्ड, तो ऊपर से अगर बाल को हिट किया है और वो गोल पोस्ट को क्रॉस कर गई है, गोल लाइन को क्रॉस कर गई है, तो पीछे ज्यादा दूर ना चली जाए, बाल को रोकने के लिए जाली ऊपर नस्ब की जाती है। तो बाल इस जाली से टकराती है और वापस जो है वो वहीं पर रुक जाती है। नेट आर फिटेड लूजली, नेट को सख्ती से नहीं बांधा जाता कि ये ना बाल टकराए और नेट फट के जाली फट के बाल उसको क्रॉस कर जाए आगे। नेट जो है उसको लूजली रखा जाता है ताकि बाल उसके साथ टकराने के बाद रीबाउंड ना हो, पीछे की तरफ उछल के ना आए, ताकि जो गोलकीपर है उसके लिए नुकसान का बाइस ना बने। वो अगर वो ढीला डाली जो जाली है वो छोड़ी होती है कि बाल उसके साथ टकराता है तो वही नीचे गिर जाता है। तो हॉकी स्टिक है, मेजरमेंट में इसके अपरेटस जो है वो हॉकी जो हेड है हॉकी का वो जे शेप या यू शेप, जो जैसे इंग्लिश का वर्ड जे है तो उसी तरह जो इसका निचला हिस्सा है सिरा उसको कह सकते हैं वो मुड़ा हुआ होता है या यू शेप में होता है। और ओपन एंड ऑफ विच इज लिमिटेड बाय द सी लाइन। द हेड मस्ट बी फ्लैट, जो इसका सिरा है वो बिल्कुल फ्लैट होता है आगे से। जो उसकी बैक साइड है वो थोड़ी सी गिलाई की शक्ल में होती है लेकिन जो सामने वाला हिस्सा है जिससे बाल को खेलते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होता है। Inclusive of any additional covering use the stick must pass through a ring with an interior diameter of 5.1 centimeter के जो 2.5 इंच जो है वो छल्ला अगर हो
तो उसके अंदर से स्टिक जो है उसको आसानी के साथ गुजर जाना चाहिए। इसका जो स्टिक का टोटल वेट है उस पर जितने भी ऊपर टेप वगैरह लपेट ली जाए तो मैक्सिमम जो वेट है इसका 737 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो हॉकी की लंबाई है, लेंथ है जो स्टिक की, वो मेजर की जाती है फ्रॉम द टॉप, वो जहाँ ग्रिप जहाँ से किया जाता है उस किनारे से लेकर, हैंडल के किनारे से लेकर जो एंड वाला सिरा जो मुड़ा हुआ सिरा है जे शेप का, वहां उसके आखिरी किनारे तक इसको पैमाइश की जाती है। और ये 105 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 105 सेंटीमीटर का मतलब है 3.5 फुट, यानी कि जो आपकी हॉकी है वो 3.5 फुट लंबाई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और उसका वजन 737 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद बाल के ऊपर है, बाल गोल शक्ल की होती है और जो बनी होती है मटेरियल की कलर्ड वाइट उसका होता है, स्फेरिकल एंड मेड ऑफ एनी मटेरियल, प्लास्टिक या ठोस मटेरियल होता है उससे बनी होती है। व्हाइट कलर की आजकल इसमें भी ट्रेंड आया है कि बाल का जो कलर है वो चेंज किया जा रहा है। और एन एग्रीड कलर विच कंट्रास्ट विद द प्लेइंग सरफेस, क्योंकि पहले तो ग्रास के ऊपर थी और या आस्ट्रोटर्फ के ऊपर भी थी तो कलर्ड उसका नीचे से ग्रीन ही होता था। अब जो आस्ट्रोटर्फ है उसका कलर तब्दील करके कर रहे हैं कौन सा, ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर भी अब जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो उसके ऊपर फिर बाल की वजाहत करने के लिए ताकि बाल वाजे हो तो बाल को येलो कलर की बाल जो है वो भी इस्तेमाल की जाने लग गई है। येलो और पिंक दोनों के जो अभी तक ट्रायल वर्जन चल रहे हैं। तो हार्ड विद अ स्मूथ सरफेस, जो बाल है वो हार्ड होती है और स्मूथ सरफेस होती है, बट इंडेंटेशन जो है आर परमिटेड, तो उसमें कोई भी वो ये ना हो कि कोई उसमें होल बना हो, तो ये होल वगैरह नहीं होता उसमें। सरकमफ्रेंस जो है वो इसका बाल का महीत जिसे कहा जाता है वो 22.4 सेंटीमीटर से लेकर 23.5 सेंटीमीटर के दरमियान होता है। और जो इस बाल का वजन है वो मिनिमम 156 ग्राम और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 163 ग्राम होता है। तो जो हैंड प्रोटेक्टर है और लेग गार्ड है ये बेसिकली गोलकीपर का जो ऑपरेटर्स हैं गोलकीपर ने पहने होते हैं। हैंड प्रोटेक्टर हाथों के ऊपर पहने होते हैं ताकि, क्योंकि बाल हार्ड होती है तो पेनल्टी कॉर्नर या पेनल्टी हिट के दौरान जो खिलाड़ी है गोलकीपर, क्योंकि वो तो 7 गज के फासले के ऊपर है तो उसका खतरा होता है कि ये इंजर्ड ना हो जाए बाल लगने से, तो इस वजह से जो उसका प्रोटेक्टिव मटेरियल है वो ज्यादा होता है। तो हैंड प्रोटेक्टर, लेग प्रोटेक्टर होता है, हेलमेट होता है सर पे, गर्दन नेक प्रोटेक्टर होता है। तो इस तरह जो हैंड प्रोटेक्टर है उसकी मैक्सिमम जो वेड्थ है वो 22, चढ़ाई जो है वो 22.8 सेंटीमीटर और लंबाई जो है वो 35.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फ्लैट होता है। पाम जो है इसकी हथेली वाली साइड वो अपवर्ड ऊपर की जानब होती है। must not have any addition to retain the stick when the stick is not held in the hand, तो जब हाथ में स्टिक ना पकड़ी हुई हो तो इससे आगे वाला हिस्सा जो हाथ है वो आपका बिल्कुल खाली होना चाहिए। लेग गार्ड जो है इसी तरह जैसे की पैड पहनते हैं क्रिकेट में तो इसमें भी गार्ड होते हैं, लेग गार्ड उन्हें कहा जाता है। तो मैक्सिमम उसकी जो विड्थ है वो 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये फरमाइशें थी जनरल सी, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर मेजरमेंट के हवाले से तो उन चीज़ों को कवर करने के लिए इसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन है ग्राउंड मार्किंग के हवाले से तो वो आप पूछ सकते हैं। सर प्लीज मेजरमेंट दोबारा समझा दें कोड की। कोई भी बंदा नहीं बोल रहा, शायद आवाज तो नहीं रुकी हुई, ये ना मैं अकेला ही बोल बोल के। आ रही है सर, आवाज आ रही। चले तो आगे चलते हैं डिफरेंट रूल ऑफ प्लेइंग की तरफ। सबसे पहले गोलकीपर जो है वो मैच में हिस्सा लेता है, यानी कि मैच गोलकीपर के बगैर नहीं होता। तो हर गोल पोस्ट में एक गोलकीपर जो है वो खड़ा हुआ होता है।
इफ अ टीम हैज मोर प्लेयर, अगर कोई टीम 12 खिलाड़ियों के साथ ग्राउंड में उतर आती है तो टाइम जो है वो रुक जाएगा। तो टाइम जो है वो रोक दिया जाता है और उस सूरत में पर्सनल पेनल्टी जो है वो दे दी जाती है आपके कैप्टन के खिलाफ और टीम के खिलाफ, अगर वो मैच के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। प्ले एंड टाइम इज रीस्टार्टेड, दोबारा जो खेल आगाज है और आगाज दोबारा शुरू किया जाता है। तो with a free hit to the opposing team, field player of the same team must wear uniform। जो फील्ड प्लेयर होता है उसने यूनिफॉर्म पहनी होती है। उस यूनिफॉर्म में क्या क्या चीजें हैं, क्लॉथिंग है, कपड़े यानी कि शर्ट है आपकी, शिन गार्ड है, उसी तरह एंकल है और माउथ प्रोटेक्शन जो है वो ये चीजें हैं उसके फील्ड प्लेयर के। माउथ प्रोटेक्शन वैसे गोलकीपर का होता है लेकिन फील्ड प्लेयर भी पहन सकता है। अ गोलकीपर मस्ट वेयर डिफरेंट कलर शर्ट, अपनी जो टीम की यूनिफॉर्म है उससे उसका कलर भी चेंज होगा, तो डिफरेंट कलर की शर्ट पहनेगा। और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में उसके पास जो कम से कम हेड गियर है, सर के ऊपर जो उसने हेलमेट पहनना है वो, लेग गार्ड और या किकर जो है, ये चीजें उसके लाजमी पहनी होती हैं। उसके अलावा चेस्ट गार्ड भी होता है, पूरी जो उसके जिस्म के सामने पहना उसने होता है। तो सब्स्टिट्यूशन जो है, देयर इज नो लिमिट टू नंबर ऑफ प्लेयर हु आर परमिटेड टू बी सब्स्टिट्यूट एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में जब खेल रोका है जितने मर्जी खिलाड़ी खेल में दाखिल हो सकते हैं, 1 2 3 जो है वो दाखिल हो सकते हैं और 3 ही बाहर आएंगे। एट जो खेल के दौरान जो है वो 11 खिलाड़ी जो है वो होने चाहिए। एनी प्लेयर इज परमिटेड टू सब्स्टिट्यूट और बी सब्स्टिट्यूटेड, कोई भी खिलाड़ी है उसको इजाजत है कि वो तब्दील हो सकता है या तब्दील शुदा खिलाड़ी बन सकता है। जो तब्दील है वो उन खिलाड़ियों के साथ नहीं हो सकती जिनको सस्पेंड कर दिया है। उनकी सस्पेंशन के दौरान यानी कि बार पीला कार्ड दिखा दिया जाता है किसी खिलाड़ी को, तो पीले कार्ड का मतलब क्या है कि 5 मिनट के लिए उस खिलाड़ी को मुअत्तल कर दिया गया है। वो अभी बाहर जाके बैठा है तो ये नहीं है जी कोई अंदर वाला खिलाड़ी बाहर चला जाए और वो खिलाड़ी वापस आ जाए। तो अगर उसका सस्पेंशन पीरियड चल रहा है तो उस दौरान वो खेल में दाखिल नहीं हो सकता। और जो टीम है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्लेयर इज परमिटेड ओनली आफ्टर दैट प्लेयर हैज लेफ्ट द फील्ड। टाइम इज स्टॉप्ड फॉर एनी सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्विंग गोलकीपर बट नॉट फॉर अदर सब्स्टिट्यूशन। जो टाइम अगर गोलकीपर को तब्दील करना है उस वक्त टाइम रोक दिया जाएगा, जबकि दूसरी तब्दीलियों के दौरान जो है वो टाइम नहीं रोका जाएगा, लेकिन तब्दीली उसी वक्त की जाएगी जब बाल खेल में नहीं होगी। टीम कैप्टन और गेम कैप्टन, आपको पहले भी ये बताया गया था, वॉलीबॉल के टॉपिक में हमने पढ़ा था टीम कैप्टन कौन सा होता है और गेम कैप्टन कौन सा होता है। टीम कैप्टन जिसको पहले से नामजद किया जाता है, कोच और जो लिस्ट है वो दी जाती है और उसके ऊपर टीम के कप्तान का जो नाम है वो लिखा होता है, जी ये हमारा कप्तान है। तो कप्तान जारी बात है अगर चेंज के ऊपर है या कप्तान को ही सस्पेंड कर दिया गया और कप्तान बाहर है तो उस सूरत में कप्तान अंदर नहीं है। कप्तान 5 मिनट के लिए मुअत्तल है तो कप्तान तो बाहर बैठा है, तो उस सूरत में जो बंदा जिम्मेदारी उठाएगा टीम की वो कौन होगा, गेम कैप्टन। पहले टास्क करना किसकी जिम्मेदारी थी, टीम कैप्टन की। खेल का आगाज करवाना किसकी जिम्मेदारी थी, टीम कैप्टन की। इन केस टीम कैप्टन गेम कैप्टन भी है, उस वक्त जब गेम चल रही है वो टीम कैप्टन भी है और गेम कैप्टन भी है। इन केस के टीम कैप्टन ही मुअत्तल हो जाता है, वो बाहर चला जाता है, तो जो दूसरा खिलाड़ी होगा तो उसको फिर टीम गेम कप्तान का दर्जा जो है वो दिया जाता है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा बंदा कप्तान है, तो कैप्टन मस्ट वियर अ डिस्टिंक्टिव आर्म बैंड, उसने हाथ अपने बाजू के ऊपर एक बैंड पहनना होगा मुख्तलिफ एक रंग का, जो कि उसको जाहिर करेगा। अपर आर्म के ऊपर पहना होता है और शोल्डर के ऊपर और ओवर द अपर पार्ट ऑफ द सॉक्स, जो जुराबे हैं उनके ऊपर पहनना होता है। उससे वाज़ेह हो जाता है, बाकी किसी और खिलाड़ी ने नहीं पहना होता, उससे पता चलता है कि ये जो बंदा है ये कैप्टन है। कैप्टन रिस्पॉन्सिबल है ऑल बिहेवियर का, अपने जो खिलाड़ी हैं अगर कोई खिलाड़ी बदतमीजी करता है तो पूछा कैप्टन से जाएगा। तो ऑफ देयर टीम एंड फॉर इंश्योरिंग देयर दैट सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्लेयर ऑन देयर टीम आर कैरिड आउट करेक्टली, के जो तब्दीली कर रहे हैं खिलाड़ी की वो भी ठीक कर रहे हैं, कोई ऐसा खिलाड़ी अंदर नहीं आ रहा जिसका नाम लिस्ट के ऊपर नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों की जो जिम्मेदारी है वो टीम के कप्तान के ऊपर आती है। मैच एंड रिजल्ट,
तो मैच जो है वो एक मैच 4 क्वार्टर के ऊपर मुश्तमिल होगा, हर क्वार्टर 15-15 मिनट का होगा। ये इसको तसल्ली से दोबारा सुन लीजिए कि एक जो मैच है वो 15-15 मिनट के 4 हाफ के ऊपर 4 क्वार्टर के ऊपर मुश्तमिल होता है। पहले ये कानून था 35-35 मिनट के 2 हाफ होते थे, 70 मिनट का खेल होता था। तो अब इसको चेंज कर दिया गया है, अब 15-15 मिनट के जो 4 हाफ है। अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और बीए लेवल की बुक्स उठाकर देखते हैं या एमए लेवल की जो आपके पास घर में पड़ी होंगी खेलों के कवानीन की बुक्स, तो उसमें ये 35 मिनट ही लिखा होगा अभी तक कि 35 मिनट के 2 हाफ होते हैं और 70 मिनट का। तो ऐसा नहीं है। जो रिसेंट चेंजेस हुई हैं हॉकी में उसमें ये 15 मिनट के 4 हाफ है, जिसमें जब पहला हाफ हुआ, पहला क्वार्टर हुआ, सॉरी 4 क्वार्टर है, पहला क्वार्टर हुआ 15 मिनट का, उसके बाद 2 मिनट का जो वक्फा है वो दिया जाता है। उसके बाद फिर जो तीसरा और जो दूसरा हाफ दूसरा क्वार्टर हुआ, उसके बाद जो वक्फा है वो 5 मिनट का दिया जाता है। उसके बाद फिर तीसरा क्वार्टर हुआ और तीसरे क्वार्टर के बाद जो वक्फा है वो 2 मिनट का दोबारा वक्फा जो है वो दिया जाता है। तो रिजल्ट कैसे पता चलता है कि जो टीम ज्यादा गोल करती है वो विनर तस्वर की जाती है। अगर कोई गोल नहीं हुआ या गोल की तादाद बराबर है तो उस सूरत में मैच जो है वो बराबर ही तस्वर किया जाता है। अगर फैसला जरूरी हो तो फिर वो पेनल्टी जो है वो लगाई जाती है। तो स्टार्ट एंड रीस्टार्ट ऑफ मैच, मैच का आगाज जो है वो कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो टॉस उछाला जाता है। टॉस के बाद हर टीम फैसला, जो जीतने वाली जो टीम है वो फैसला करती है तो उसने साइड लेनी है या जो सेंटर पास लेना है। खेल का आगाज जो है वो सेंटर पास से किया जाता है। तो उनके पास चॉइस होती है। अगर वो चूज करते हैं जी हमने अपनी ये गोल ये साइड लेनी है, तो जो दूसरी टीम है वो सेंटर पास से खेल का आगाज करेगी। अगर वो कहते हैं जी हमने सेंटर पास लेना है, तो फिर जो दूसरी टीम है वो अपनी जो साइड है वो इंतखाब उसका करेगी। डायरेक्शन ऑफ प्ले इज रिवर्स्ड इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द मैच, के पहला हाफ अपने हाफ में पहला क्वार्टर अपनी साइड पर खेला है तो दूसरा भी अब उसी साइड पर खेलना पड़ेगा। ये नहीं है कि हर क्वार्टर के बाद जो साइडें हैं वो तब्दील हो, साइडें तब्दील में 2 क्वार्टर खेलने के बाद होगी। सेंटर पास में खेला जा सकता है, चाहे वो फ्रंट की तरफ खेले या अपने ही हाफ की तरफ किसी साथी खिलाड़ी को जो बॉल है वो दे दे। ऑल प्लेयर अदर देन प्लेयर टेकिंग द सेंटर पास मस्ट बी इन द हाफ, अब वो अपने अपने हाफ में रहेंगे, व्हिच इंक्लूड द गोल दे आर डिफेंडिंग। अ सेंटर पास इज टेकन, जो सेंटर पास है वो कहां से लिया जाएगा, टू स्टार्ट द मैच एंड स्टार्ट द सेकंड क्वार्टर बाय अ प्लेयर फ्रॉम द टीम विनिंग द टॉस if they choose this option, otherwise by a player from the opposing team। अगर दूसरा जो हाफ है वो ही स्टार्ट करेगा जिस बंदे ने पहला जो क्वार्टर है वो स्टार्ट किया था, और अगर उन्होंने ये सेंटर पास चूज किया था। अगर उन्होंने चूज किया था कि उन्होंने साइड लेनी है और सेंटर पास दूसरों के पास है, तो फिर सेंटर पास दोबारा से उन्हीं के पास ही रहेगा। हर गोल के बाद जब गोल हो जाएगा दोबारा खेल का जो आगाज है वो सेंटर पास से किया जाएगा। सर ये प्लीज दोबारा बता दें सेंटर पास वाला, और खेल का साइड जो का भी आगाज है वो अगेन बता सेंटर दें सर, पास से किया साइड जाता कैसे है। चेंज होगी। हाफ वे लाइन के ऊपर जो सेंटर लाइन जो है हमारी, उसके मरकज से इसका आगाज किया जाता है। सेंटर लाइन पर बार रखी जाती है और खिलाड़ी पुश के जरिए या हिट के जरिए खेल का जो आगाज है, अमूमी तौर पर पुश के जरिए हिट जो है वो खेल का आगाज किया जाता है। वो सेंटर पास लगाने वाले खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड है कि वो बॉल को फ्रंट की तरफ खेले या अपनी साइड की तरफ, बैक साइड पर अपना जो साथी खिलाड़ी है उस जानब भी खेल सकता है। खेल के दौरान तमाम जो खिलाड़ी हैं वो अपने अपने खेल से कबल, आगाज से कबल तमाम खिलाड़ी अपने अपने हाफ में रहेंगे। अगर और सेंटर पास का आगाज जो हर क्वार्टर है, तो उसके बाद जो दूसरा क्वार्टर शुरू होगा तो दोबारा जो खेल का आगाज है वो सेंटर पास से किया जाएगा। और सेंटर पास कौन सी टीम लेगी, जिसने पहले सेंटर पास लिया था। और उसके बाद जो तीसरा है तो तब वो जो दूसरी टीम है उसके पास जो सेंटर पास जाएगा
और उसके बाद जब जब गोल होगा तो गोल के बाद खेल का जो दोबारा आगाज है वो सेंटर पास से उसी दरमियान से, जिस तरह फुटबॉल में किक ऑफ से किया जाता था, तो इसी तरह हॉकी में सेंटर पास से खेल का आगाज किया जाएगा। उसके बाद है बुली। सर बुली ये साइड का भी टर्म बता दो, साइड कब चेंज होगी? आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। 2 हाफ के बाद, 2 क्वार्टर के बाद, यानी कि पहले 2 क्वार्टर एक टीम एक साइड पर रहेगी, उसके बाद साइडें तब्दील होंगी। 5 मिनट का वक्फा है तो उस दौरान जो साइडें हैं वो तब्दील होंगी। तो इधर वाली टीम उधर चली जाएगी, उधर वाली इस साइड पर आ जाएगी। उसके बाद आते हैं जी बुली। बुली क्या है? मैच को दोबारा शुरू करने का एक तरीका है। कब? जब मैच किसी इंजरी, कोई खिलाड़ी इंजर हुआ था उस वजह से रोका था, या उस सूरत में मैच को रोकना पड़ा था जिस सूरत में किसी टीम के खिलाफ कोई पेनल्टी नहीं दी गई थी। तो उस सूरत में अगर मैच को रोकते हैं तो खेल का जो दोबारा आगाज है वो बुली से किया जाता है। बुली कहाँ से ली जाती है? बुली इज टेकन क्लोज टू द लोकेशन ऑफ द Bully is taken close to the location of the ball when play was stopped, but not within 15 meter of back line. बैक लाइन के 15 मीटर के करीब करीब से नहीं, उससे दूर से ली जाएगी। एंड नॉट विद इन द 5 मीटर ऑफ द सर्कल। उसके अलावा फील्ड में जहां भी मैच रोका जाएगा वहीं से जो बुली है दोबारा खेल का आगाज किया जाएगा। द बॉल, बुली लगाते कैसे हैं? बॉल इज प्लेस्ड बिटवीन वन प्लेयर फ्रॉम ईच टीम। दोनों टीमों का एक एक खिलाड़ी होगा, उनके जो मुंह है वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे। हु फेस ईच अदर विद द गोल, दे आर डिफेंडिंग टू देयर राइट। उनकी जो पुश्त है वो अपने गोल पोस्ट की बैक साइड की तरफ होगी, यानी कि उनके जो दोनों का मुंह है वो आमने सामने होंगे। द 2 प्लेयर स्टार्ट विद देयर स्टिक ऑन द ग्राउंड टू द राइट ऑफ द बॉल एंड देन टैप ऑफ द फ्लैट फेसेस ऑफ देयर स्टिक। जो खिलाड़ी हैं वो खड़े होंगे, उनकी जो स्टिक है वो ग्राउंड के साथ जुड़ी हुई होती है। तो उसके बाद क्या है, वो अपनी जो स्टिक है उसको उठाते हैं और जो स्टिक के सामने वाले हिस्से हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ, जो फ्लैट फेसेस है उनको एक दूसरे के साथ टकराते हैं। वंस, सिर्फ एक दफा, जस्ट ओवर द बॉल, बॉल के बिल्कुल ऊपर। आफ्टर विच आइदर प्लेयर इज परमिटेड टू प्ले द बॉल। उसके बाद दोनों टीमों में से जो भी खिलाड़ी बॉल को लेकर चला जाए वो लेकर जा सकता है। All other player must be at least 5 मीटर फ्रॉम द बॉल। इस दौरान जब बुली लगाई जा रही है, 2 खिलाड़ी तो हैं ऑलरेडी एक एक टीम के, तो बाकी जो खिलाड़ी हैं वो उससे दूर रहेंगे। कितना फासला? 5-5 मीटर का फासला जो है वो उस वक्त होना उनका जरूरी है। बॉल आउटसाइड द फील्ड, बॉल फील्ड के बाहर कब तस्वर की जाती है? जब भी बॉल गोल लाइन को, साइड लाइन को या बैक लाइन को मुकम्मल तौर पर क्रॉस कर जाए तो बॉल खेल से जो खारिज है वो तस्वर की जाती है। तो इस सूरत में क्या होगा? प्ले इज रीस्टार्टेड बाय अ प्लेयर ऑफ द टीम व्हिच वाज नॉट द लास्ट टीम टू टच और प्ले द बॉल बिफोर इट वेंट आउट ऑफ प्ले। तो कौन सा खिलाड़ी उसका दोबारा आगाज करेगा? जिस टीम के आखिरी दफा टच नहीं हुआ, यानी कि ए टीम है और बी टीम है, दोनों खिलाड़ी खेल रहे थे। ए टीम के खिलाड़ी की हॉकी को बॉल लगी और जो ग्राउंड है उससे बाहर चलेगी, तो जब दोबारा जो खेल का आगाज है वो कौन करेगा? बी टीम का जो खिलाड़ी है वो सेंटर लाइन से अगर बॉल बाहर गई है तो उसी सेंटर लाइन से, अगर बैक लाइन से गई है तो वो उसके ऊपर है कि वो कार्नर तो नहीं बन रही, अगर दफाई खिलाड़ी है तो फिर कार्नर बन जाएगी। तो इस तरह वो खेल का करेगा। When the ball travel over the sideline, play is restarted where the ball crossed the line। जिस जगह से बॉल बाहर गई थी उसी जगह से बॉल जो है वो दोबारा वहां से खेला जाएगा। When the ball is played over the back line and no goal is scored, गोल नहीं हुआ लेकिन बॉल बैक लाइन से क्रॉस गई है। If played by an attacker, अगर तो अटैकर ने खेला था तो प्ले इज रिस्टार्टेड विद द बॉल अप टू 15 मीटर फ्रॉम एंड इन लाइन विद वेयर इट क्रॉस्ड। तो जहां से बॉल गई थी उससे 15 मीटर के फासले के अंदर से जो बॉल है वो खेली जा सकती है। प्लेड अनइंटेंशनली बाय अ डिफेंडर, जानबूझकर नहीं, अनइंटेंशनली जो डिफेंडर था उसको लग के गई, और डिफ्लेक्टेड बाय अ गोलकीपर, या गोलकीपर के साथ टकराने के बाद बाहर जो है वो बॉल चली गई।
तो प्ले इज रिस्टार्टेड विद द बॉल ऑन द 23 मीटर लाइन एंड इन लाइन विद वेयर इट क्रॉस्ड द बैक लाइन। बैक लाइन या वो 23 मीटर का जो एरिया है वहां से इस खेल का आगाज किया जाएगा। इफ प्लेड इंटेंशनली, जानबूझकर डिफेंडर ने बाहर बॉल फेंकी है या गोलकीपर ने जानबूझकर बॉल को किक किया और बॉल को बाहर भेजा है, तो तब जो दोबारा खेल का आगाज है वो पेनल्टी कॉर्नर से लिया जाएगा। पेनल्टी कॉर्नर कहाँ से लिया जाता है, जो आपको मैंने वो निशान बताए थे कि ये जो निशान लगाए जाते हैं 5 मीटर का फासले पर गोल पोस्ट से और 10 मीटर के फासले के ऊपर, तो यहाँ पर बॉल को रखा जाता है। एक खिलाड़ी यहाँ पर होता है, इसी टीम के जो 4 खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर होते हैं, बाकी तमाम खिलाड़ी इस 23 मीटर के एरिया के बाहर होते हैं। अब इस टीम के कितने खिलाड़ी होंगे, यहाँ पर एक यहाँ पर गोलकीपर खड़ा होगा और 2 खिलाड़ी इस तरफ और 2 खिलाड़ी इस तरफ, यानी कि गोल पोस्ट में तक 5 खिलाड़ी टोटल होते हैं। तो ये बंदा जो है वो हिट लगाता है, यहाँ से ये गोल इस शूटिंग सर्कल के बाहर से बॉल को खेल सकते हैं। ये नहीं कि इधर से इसने हिट लगाई और ये भी गोल शूटिंग सर्कल के अंदर दाखिल हो गया, ऐसा नहीं है। और जब तक ये हिट नहीं लगाता तब तक ये जो बंदे हैं, जो 4 खड़े हैं, गोलकीपर तो अपनी जगह पर रहेगा, जो 4 बंदे हैं वो भागते हैं बॉल की तरफ। तो जब तक ये हिट नहीं लगाता ये 4 बंदे इस गोल पोस्ट से बाहर नहीं आ सकते, और ये भी इस गोल लाइन को, शूटिंग सर्कल की जो लाइन है ये क्रॉस नहीं होगी तब तक बॉल को नहीं खेलेंगे। तो यहाँ से जो है वो पेनल्टी जो कॉर्नर है वो लगाया जाता है। कंडक्ट ऑफ प्ले, प्लेयर मस्ट नॉट स्टॉप, पिक, प्रपोल, पिकअप, थ्रो और कैरी द बॉल। बॉल को ना वो पकड़ सकता है, ना वो रोक सकता है, ना पांव से मार सकता है, ना जानबूझकर हवा में प्रपोल कर सकता, उछाल नहीं सकता। तो विद एनी पार्ट ऑफ देयर बॉडी, अपने जिस्म के किसी भी हिस्से से, सिर्फ हॉकी के साथ उसने खेलना है। प्लेयर मस्ट नॉट ऑब्स्ट्रक्ट एन अपोनेंट हु इज अटेम्प्टिंग टू प्ले द बॉल, खिलाड़ी जिसके पास बॉल है, बॉल लेकर चल रहा है, कोई दूसरा खिलाड़ी उसके लिए रुकावट का बायस नहीं बनेगा। जो अपने फायदे की खातर जानबूझकर टाइम जाया कोई नहीं करेगा, यानी कि ये है कि 2 मिनट रह गए हैं खेल का इख्तिताम होने में, अब बॉल हमारे कब्जे में है, हमारे चूंकि 3 गोल है, दूसरी टीम के 2 गोल है, हम जीत रहे हैं, हम जानबूझकर बॉल को आगे की तरफ मूव भी ना करें, अपने ही खिलाड़ियों को पास देते रहें ताकि जो टाइम है वो जाया हो। तो ऐसा नहीं किया जा सकता। प्लेयर मस्ट नॉट चेंज देयर स्टिक बिटवीन द अवार्ड एंड कंप्लीशन ऑफ पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी स्ट्रोक अनलेस इट्स नो लॉन्गर मीट द स्टिक स्पेसिफिकेशन। जो स्टिक है जिससे शुरू किया है वो तब्दील नहीं की जा सकती, कब तक, जब तक के जो वो, अगर तो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक अगर टूट गई है तो तब वो तब्दील की जा सकती है। प्लेयर मस्ट नॉट थ्रो एनी ऑब्जेक्ट और पीस ऑफ इक्विपमेंट, कोई भी चीज या कोई भी साजो सामान या पीस वो फील्ड के अंदर नहीं फेंकेगा या बॉल की तरफ नहीं फेंकेगा। और एट एनी अदर प्लेयर, अंपायर और पर्सन, ना ही वो किसी खिलाड़ी की तरफ, ना ही किसी वो उसकी तरफ अंपायर की तरफ, और ना ही बॉल की तरफ, और ना ही फील्ड में कोई जो चीज है वो फेंकेगा। तो अंपायर की ड्यूटी क्या है, 2 जो अंपायर हैं वो होते हैं, हर हाफ में एक अंपायर होता है, इसमें रेफरी नहीं होता, इसमें अंपायर होता है। 2 अंपायर कंट्रोल द मैच, अप्लाई द रूल एंड आर द जजेस ऑफ फेयर प्लेयर। 2 होते हैं, ईच अंपायर हैज प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी फॉर डिसीजन इन वन हाफ, हर अपने हाफ की जिम्मेदारी, जब बॉल उधर जाता है तो वो प्लेयर शुरू हो जाता है, जब दूसरी तरफ बॉल जाता है तो वो प्लेयर जो है वो शुरू हो जाता है ऑफ द फील्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द मैच। Each umpire is responsible for a decision on free hit in this circle, penalty corner, penalty stroke and goal in one half of the field। हर जो अंपायर है वो जिम्मेदार होता है अपने एरिया में फ्री हिट का या पेनल्टी कॉर्नर है या नहीं है, पेनल्टी स्ट्रोक है या नहीं है, गोल हुआ है नहीं हुआ, तो अपने अपने हाफ का जिम्मेदार होता है। अंपायर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अ रिटन रिकॉर्ड और ऑफ गोल स्कोर्ड एंड ऑफ वार्निंग और सस्पेंशन कार्ड। ये अंपायर जो है उनकी ड्यूटी है कि ये रखते हैं, लिख कर रखते हैं, हाथ में उन्होंने पेंसिल और पैड जो है वो पकड़ा होता है जिसके ऊपर वो नोट कर रहे होते हैं कि कोई भी अगर फाउल हुआ है या किसी खिलाड़ी को कार्ड दिखाया गया है या कोई गोल हुआ है, उनका तमाम रिकॉर्ड उनके पास मौजूद होता है, जो एंड के ऊपर वो रेफरी को जमा करवाते हैं। अंपायर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट फुल टाइम इज प्लेड,
कि जो 15-15 मिनट के जो 4 क्वार्टर हैं उतना ही मैच उस दौरान खेला गया है, कोई टाइम ज्यादा या कम नहीं खेला गया। तो इस तरह ये अंपायर की ड्यूटी है। पर्सनल पेनल्टी जो है वो जाती फाउल जो होते हैं हॉकी में, फॉर एनी ऑफेंस द ऑफेंडिंग प्लेयर में बी कॉशन। सबसे पहले तो उसे जबानी रेफ जो अंपायर है वो आप जबानी तौर पर उसे वार्निंग देता है, इंडिकेटेड बाय स्पोकन वर्ड। उसके बाद अगर फिर भी वो कोई फाउल करता है तो फिर उसे वार्न किया जाता है और टेम्परेरीली सस्पेंडेड फॉर 2 मिनट ऑफ प्लेइंग टाइम। 2 मिनट खेलने का जो टाइम है उसके लिए उसको मुअत्तल किया जाता है। कौन सा रंग का कार्ड दिखाकर? ग्रीन कलर का जो कार्ड है उसे दिखाया जाता है। जब ग्रीन कलर का कार्ड दिखाया जाएगा इसका मतलब है कि वो 2 मिनट के लिए खेल से बाहर है। उसके बाद अगर फिर कोई और फाउल ऐसा खेलता है जिसके ऊपर उसको येलो कार्ड अगर दिखा दिया जाए तो इसका मतलब है वो 5 मिनट के लिए खेल से बाहर है, वो 5 मिनट के लिए खेल में दाखिल नहीं हो सकता। और ना ही उसकी जगह के ऊपर कोई और मतबादल खिलाड़ी आएगा, वो टीम बकिया 10 खिलाड़ियों के साथ ही खेल रही होगी। परमानेंटली सस्पेंडेड फ्रॉम द करंट मैच, अगर रेड कार्ड दिखा दिया जाए तो ये पूरा मैच जो है वो खेल नहीं सकता। फॉर द ड्यूरेशन ऑफ ईच टेम्परेरी ग्रीन एंड येलो कार्ड सस्पेंशन of a player or on or off the field, the offending team play with one fewer player। कि अगर एक खिलाड़ी है, 2 खिलाड़ी है, 3 खिलाड़ी हैं, 3 को मुअत्तल किया हुआ है तो वो टीम 3 कम खिलाड़ियों के साथ ही खेलेगी। ये नहीं है जी चले इन 3 को बाहर बिठा दिया, जो हमारे इजाफी खिलाड़ी बाहर बैठे हैं हम उनको अंदर बुला लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। जिस खिलाड़ी को बाहर भेजा गया है उस वो उतनी टाइम के लिए बाहर ही रहेगा, उसकी जगह पर मुतबादिल खिलाड़ी भी अंदर नहीं आ सकता। For each permanent suspension, the offending team play for the remainder of the match with one fewer player। यानी अगर किसी टीम के खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखा दिया गया वो पूरा मैच अब दाखिल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है वो टीम बाकी 10 खिलाड़ी हैं तो 10 खिलाड़ियों के साथ ही मैच में हिस्सा लेगी, 11वां खिलाड़ी उनका नहीं होगा। तो ये चंद रूल थे हॉकी के रिलेटेड। उसके बाद है डिफरेंट टर्म्स हैं इसकी। अटैकर कौन सा होता है? वो खिलाड़ी जो गोल करने की कोशिश कर रहा होता है मुखालफ टीम की तरफ जाकर मुखालफ हाफ में, तो उसको अटैकर कहा जाता है। और डिफेंस या डिफेंडर किस खिलाड़ी को कहा जाता है? जो गोल बचाने की अपने हाफ में खड़ा तो गोल बचाने की कोशिश में लगा होता है, उसको डिफेंडर कहा जाता है। फील्ड प्लेयर कौन सा होता है? जो ग्राउंड में खेल रहा होता है, जो कभी अपने हाफ क्वार्टर में है, कभी दूसरे कभी अपने हाफ में है, कभी दूसरे हाफ में है, तो उस खिलाड़ी को फील्ड प्लेयर कहा जाता है। फ्लिक टर्म यूज की जाती है कि बॉल को इस तरह से पुश किया जाए कि वो ग्राउंड से हल्की सी उठ जाए, तो उसको फ्लिक कहा जाता है। फोरहैंड क्या है? प्लेइंग अ बॉल विच इज टू द राइट ऑफ द प्लेयर इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। फ्रंट साइड पर खेलते हुए जो राइट साइड है, हाथ राइट हैंड है, तो उसको फोरहैंड कहा जाता है। टैकल क्या है? कि मुखालिफ जो खिलाड़ी है उसके कब्जे में बॉल है तो उसको रोकने की कोशिश करना, उसको टैकल कहा जाता है। इलीगल है, इसके ऊपर आपको जो वर्बली कॉशन जो है वो दिया जा सकता है। उसके बाद है मेजर कंपटीशन है इसके। मेजर कंपटीशन कौन से हैं? सबसे पहले तो ओलंपिक गेम है, जो आपको बताया कि पहली मरतबा जो हॉकी मर्दों के जो इवेंट हैं हॉकी के, उसको ओलंपिक्स गेम्स में 1908 में शामिल किया गया था। 1908 की ओलंपिक गेम जो थी वो लंदन में हुई थी। उसके बाद 1948 की जो लंदन गेम थी वो वहां पर हुई थी लंदन में। The first women Olympic field hockey competition was introduced at Summer Olympic 1980। जो खवातीन का हॉकी ओलंपिक में जब शामिल की गई 1980 में पहली मरतबा। ओलंपिक फील्ड हॉकी गेम वर फर्स्ट प्लेड ऑन आर्टिफिशियल टर्फ एट द 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक। जो मॉन्ट्रियल ओलंपिक के नाम से जानी जाती है 1976 की ओलंपिक, उसमें पहली मरतबा हॉकी को आर्टिफिशियल टर्फ के ऊपर खेला गया। उससे पहले जितने भी ओलंपिक के भी इवेंट थे हॉकी जो है वो घास से बने हुए मैदान के ऊपर ही खेली जाती थी। तो ये जिद्दत जो आर्टिफिशियल टर्फ के उसके ऊपर पानी छोड़ा जाता है, जो हाफ टाइम होता है 2-2 मिनट का, उस दौरान भी उसके ऊपर पानी छोड़ा जाता है ताकि खिलाड़ी जब उस कारपेट टाइप होता है तो खिलाड़ी जब उसके ऊपर खेल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, अगर वो टकराएं या उसके ऊपर गिरे तो उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर कोई रगड़ ना आए, तो इस वजह से पानी जो है वो छोड़ा जाता है उसके ऊपर। तो जो ओलंपिक गेम है वो हर 4 साल बाद मुनक्कद होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं।
उसके बाद वर्ल्ड कप है, जो हॉकी का पहला वर्ल्ड कप है वो 1971 में हुआ और हर 4 साल बाद ये मुनक्कद होता है। और हर जो करंट चैंपियन है वो जर्मनी है और तीसरा टाइटल है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हॉकी पर पाकिस्तान का रूज था और अभी भी आज 2023 तक जो हॉकी का जो मोस्ट टाइटल विनर है वो 4 दफा पाकिस्तान जीत चुका है टाइटल को, और कोई भी टीम जो है वो 4 मरतबा ये टाइटल नहीं जीत सकी। जो जर्मनी है जो अब दफाई चैंपियन है उसका भी ये अभी 3rd टाइटल है। उसके बाद हॉकी की चैंपियन ट्रॉफी होती है। हॉकी चैंपियन ट्रॉफी इंटरनेशनल फील्ड इवेंट है हॉकी का, जो कि FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी की जो फेडरेशन है वो इसको ऑर्गेनाइज करवाती हैं। और उसमें टॉप रैंक्ड जो रैंकिंग होती है इनकी, उस बुनियाद के ऊपर जो टॉप 6 रैंकिंग है पूरे साल की टीमें वो हिस्सा लेती हैं चैंपियन ट्रॉफी में। और अनफॉर्चुनेटली जो मौजूदा हालात हैं, कभी पाकिस्तान चैंपियन था और आज पाकिस्तान इस चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहा है। तो फर्स्ट एडिशन जो इस चैंपियन ट्रॉफी का हुआ था वो 1978 में हुआ था मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो पहला चैंपियन ट्रॉफी का वो 1987 में हुआ था। तो चैंपियन ट्रॉफी 2018 में इसका नाम जो है वो तब्दील कर दिया गया, अब इसको FIH प्रो लीग भी कहा जाता है। 2018 में इसका जो नाम है वो तब्दील कर दिया गया है। अब चूंकि नाम तब्दील किया गया है तो 2019 में जो इसका पहला एडिशन हुआ है उसको हॉकी प्रो लीग कहा जाता है। ये FIH ही करवाती है और ये हर साल बाद होता है। तो पहले हर 4 साल बाद ये मुनक्कद की जाती है। इसका जो पहला एडिशन है वो 2019 में हुआ। करंट जो मेन टीम चैंपियन है वो नेदरलैंड है, उसका ये पहला टाइटल है। और वुमेन की अर्जेंटाइन है, उसका भी ये पहला टाइटल है। उसके बाद मशहूर मारूफ कप है हॉकी का, मलेशिया में होता है, सुल्तान अजलान शाह कप हर साल बाद होता है। इन्विटेशनल कप है, सुल्तान अजलान शाह की जो मैनेजमेंट टीम है वो मुख्तलिफ ममालिक को इन्वाइट करती है कि वो आए और इस हॉकी टूर्नामेंट में हिस्सा लें, और हर साल बाद ये मुनक्कद होता है। 1983 में ये पहली मरतबा मुनक्कद हुआ एज अ बाई एनुअल कंटेस्ट, कि हर 2 साल बाद उस वक्त ये मुनक्कद होता था। लेकिन 1998 के बाद ये है जो हर साल बाद मुनक्कद होना शुरू हुआ। टॉप 6 रैंकिंग टीम जो है वो FIH की जो रैंकिंग वाइज जो होती हैं उनको ये इनवाइट किया जाता है, वो इसमें हिस्सा लेती हैं। इस वक्त जो रिसेंट चैंपियन है वो मलेशिया है, फर्स्ट टाइटल है। और जो मोस्ट टाइटल विनर है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, उसने ये 10 दफा ये टाइटल जीत चुकी है। पाकिस्तान ने भी जो सुल्तान अजलान शाह कप के 3 टाइटल अभी तक जीतते हुए हैं। तो इसके साथ ही जो आज का जो हमारा लेक्चर था हॉकी का, जिसमें हमने कवर किया हिस्ट्री को, जिसमें हमने कवर किया ग्राउंड की जो डायमेंशंस हैं उसको, जिसमें हमने कवर किया शॉट रूल को, जो इसके कवानीन है, और चंद इस्तिलाहात को, और ये जो मेजर कंपटीशन है हॉकी के इनको। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम जो बैठे हैं क्लास ले रहे हैं स्टूडेंट, उन सबको इसकी जो समझ है वो आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है